एक गार्ड को बाउंसर्स ने इसी वजह से पीट कर मार डाला। ये खबर पूरी तफसील से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर, बाइडेन को बॉस का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ वक्त में पीएम अमेरिका में लैंड हो जाएंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त प्रधानमंत्री भारत से निकले, भारत से दिल्ली से न्यूयॉर्क गए। 11,753 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री अब से कुछ वक्त में लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताऊं, 30 साल पहले भी गए थे अमेरिका। वो तस्वीर क्या आपने देखी है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, 30 साल पहले की तस्वीर है। पहचानिए जरा, नजदीक लेकर आइए कैमरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 साल पहले गए थे किसी विदेशी के साथ, तब तस्वीर खिंचाई उन्होंने। एक और उनके दोस्त है, एक महिला भी आप देख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की तस्वीर 1993 की है, 30 साल पहले। उस वक्त दाढ़ी नहीं हुआ करती थी पीएम के, और हाथ में देखिए एक बैग था, एक झोला लेकर अमेरिका गए थे 30 साल पहले। वक्त कितनी तेजी से बदला, आज की तस्वीर देखिए। तब गए थे प्रधानमंत्री सामान्य फ्लाइट से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज प्रधानमंत्री गए एयर इंडिया वन से। 30 साल का बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूं। यह अत्याधुनिक विमान है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले। आइए 30 साल में कितना बदल गया, यह आपको बताने जा रहा हूं कि 30 साल के बदलाव को आप जरा देखिए और समझिए, तब आप जान पाएंगे कि 30 साल में क्या कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन चीजों को लेकर 1993 में गए थे, और आज देखिए प्रधानमंत्री के पास क्या है। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीएम मोदी की उस वक्त की तस्वीर है। और एक ये देख रहे हैं, इसमें बिना दाढ़ी के हैं, इसमें दाढ़ी है, इसमें हाथ में झोला है। सामान्य फ्लाइट से गए थे, इसमें एयर इंडिया वन से गए। 1993 में 1993 में पहली बार मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। मोदी के पहले अमेरिका दौरे की दिलचस्प कहानी है। तब मोदी क्या ले गए थे? 2 झोले थे सिर्फ उनके पास। 93 में अमेरिका में अपने एक दोस्त के घर गए थे पीएम मोदी। उस वक्त उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट में पीएम ने तब खाना खाया वहां जाकर। 93 में मोदी एक सैलानी बनकर, टूरिस्ट बनकर अमेरिका गए थे। आज गेस्ट बनकर, वो भी राष्ट्रपति के गेस्ट बनकर गए। तब मोदी ने कुर्ता पैजामा पहन रखा था, और तब मोदी क्लीन शेव हुआ करते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। 1993 में मोदी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट भी घूमने गए। तब मोदी शिकागो और बोस्टन भी घूमने गए। पीएम हमेशा घूमने के शौकीन रहे। 2 झोले और एक छोटा बैग था उनके पास जब अमेरिका गए। हाथ में एक HMT की घड़ी भी थी और कॉटन के कुछ कपड़े थे। 30 साल बाद देखिए, 30 साल बाद फिर अमेरिका दौरे पर है पीएम मोदी। 3 दिन के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। एयर इंडिया वन के प्लेन से गए हैं पीएम मोदी। एयर इंडिया वन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिससे गए हैं। खास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है इसमें। हवा में ऑडियो वीडियो कनेक्ट किया जा सकता है। इस खास विमान में 2 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। एयर इंडिया वन में प्रेस ब्रीफिंग रूम भी मौजूद है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह विमान उड़ता है। किसी तरह की इमरजेंसी में विमान हवा में तेल भी, ईंधन भी भर सकता है। किसी तरह की जमीनी व हवाई खतरे से बचने में भी सक्षम है। न्यूयॉर्क में फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ इनका स्वागत होगा पीएम मोदी का। एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर रेड कारपेट बिछाया गया है। 30 साल बाद अमेरिका के राजकीय दौरे पर है पीएम मोदी। इस दौरान वो बाइडेन के चीफ गेस्ट भी होंगे। व्हाइट हाउस में उनका जबरदस्त स्वागत होगा। मिलिट्री बैंड, भारत अमेरिका के राष्ट्र धुन बजेंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष गिफ्ट आदान प्रदान भी करेंगे। व्हाइट हाउस में उन्हें राजकीय भोज दिया जाएगा, जिसे अमेरिका में स्टेट डिनर के नाम से जानते हैं। कोई भी राष्ट्रपति एक बार ही ऐसा कर सकता है। बाइडेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। मोदी के दौरे पर दुनिया की नजर है इस वक्त। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जा रहे हैं व्हाइट हाउस, लेकिन पीएम मोदी, आपको बताऊं, उस वक्त भी व्हाइट हाउस गए थे। और उस वक्त की व्हाइट हाउस की तस्वीर क्या थी पीएम मोदी की, यह आपको दिखाने जा रहा हूं। पीएम जब व्हाइट हाउस गए, आज व्हाइट हाउस के अंदर जाएंगे, तब व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए थे। बाहर खड़े होकर पीएम मोदी ने फोटो खिंचवाई थी। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे 30 साल पहले। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं लोहे की, ये उनके मित्र हैं जिनसे मिलने गए थे। ये कुर्ता पैजामा में फोटो है पीएम मोदी की।
1993, 3 दशक पहले, 30 साल पहले व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे। सोचिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये व्हाइट हाउस देख रहे हैं, ये वो ग्रिल है जो आप देख रहे हैं, जिनके बाहर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। अगली तस्वीर, आप पीएम मोदी अंदर जाकर मिलेंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस के अंदर जाकर 30 साल बाद मिलेंगे बाइडेन से। लेकिन पीएम मोदी जब 30 साल पहले गए थे तो कहां रुके थे? अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, दोस्त के साथ बैठे हुए पीएम मोदी 30 साल पहले दोस्त के घर में रुके थे। ये देख रहे हैं, कोला पी रहे हैं। 30 साल पहले दोस्त के घर में रुके थे, आज जानते हैं कहां रुकेंगे। अगली तस्वीर दिखाई। यह है न्यूयॉर्क पैलेस होटल। इस शानदार होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाकर रुकने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कितना बदल गया है तब में और अब में, कितना फर्क आ गया है, क्या क्या बदला है, प्रधानमंत्री तब किस मकसद से गए थे और आज जो न्यूयॉर्क पैलेस में रुकेंगे वो उस होटल की खासियत क्या है। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी को आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड, और एक ये तस्वीर देख रहे हैं न्यूयॉर्क पैलेस में प्रधानमंत्री अब जाकर रुकेंगे। तब अमेरिका के दौरे पर मोदी किसी होटल में नहीं रुके थे, अपने दोस्त सीके पटेल के घर पर रुके थे। सीके पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। अमेरिका में पटेल बिजनेस करते हैं। दोस्त सुरेश जानी एयरपोर्ट पर मोदी को लेने गए थे। तब जर्सी सिटी में सुरेश के घर पर 4 दिन रुके थे पीएम मोदी दोस्तों के साथ। तब मोदी ने कई फोटो खिंचवाई थी। मोदी के पीएम बनने के बाद यह तस्वीर यादगार बन गई। अमेरिका में मोदी का पहला कार्यक्रम न्यूयॉर्क में। 30 साल बाद न्यूयॉर्क पैलेस होटल में ठहरेंगे पीएम मोदी। इस होटल में मोदी कई बैठक भी करने वाले। पीएम के दौरे को देखते हुए होटल को सजा दिया गया। न्यूयॉर्क पैलेस एक हाई प्रोफाइल होटल्स में से एक है। सेलिब्रिटीज इसी होटल में रुकते हैं। न्यूयॉर्क पैलेस होटल में यह 55 मंजिला होटल है। 55 मंजिला। इस होटल में 950 गेस्ट रूम है। एक रूम में ठहरने का खर्च जानते हैं 50,000 रुपए, और इसमें जो सुपीरियर क्लास है उसका खर्च 45,000 है। लेकिन अगर स्वीट लेंगे, एक नाइट स्वीट, स्टूडियो स्वीट, 98,000 रुपए एक रात का। एक कप चाय की कीमत 739 रुपए। शाकाहारी भोजन के लिए होटल ये मशहूर है, और मीटिंग स्पेस और एक बिजनेस सेंटर भी है ये होटल। अब हमारे सहयोगी ऐश्वर्या कपूर ग्राउंड जीरो पर है, वो इसी होटल पहुंचे। ऐश्वर्या की रिपोर्ट देखिए जरा न्यूयॉर्क पैलेस से। हम इस समय खड़े हैं न्यूयॉर्क के आइकॉनिक न्यूयॉर्क पैलेस होटल के सामने, जिसको लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यही होटल है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके रुकेंगे। कल न्यूयॉर्क टाइम 12 बजे के करीब द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी हियर, और जितनी भी उनकी बिजनेस मीटिंग्स हैं वो इसी होटल में होंगी। करीबन 1 दर्जन इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी होटल में करेंगे। हालांकि ये पहली उनकी स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री के तौर पर यूएस में। तो आपने देख लिया ऐश की रिपोर्ट। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इसे तो सभी जानते हैं, यह है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। प्रधानमंत्री इसे देखने गए अमेरिका। आपको बताऊं किस्सा यह है कि जब देखने गए प्रधानमंत्री तो इसे देखते रहे दूर से, और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे देश में क्यों नहीं है। 1993 में पीएम ने कहा यह हमारे देश में क्यों नहीं है। तो 25 साल बाद इससे बड़ी हमारे देश में। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बना दी, जो लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी है। आइए उस दौर का वाकया आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए गए थे और वहां पीएम ने क्या बात की अपने दोस्त से, क्या संवाद हुआ दोस्त के साथ। और उसके बाद सोचिए 25 साल बाद हिंदुस्तान में उससे बड़ी प्रतिमा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। ये पीएम मोदी देख रहे हैं आप, जब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। 30 साल पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गए पीएम मोदी। दोस्त से कहा कि ऐसा स्टैच्यू, ऐसी मूर्ति भारत में क्यों नहीं बन सकती। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है।
तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है। चौकी और आधारशिला मिलाकर 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने में 354 सीढ़ियां लगती हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो वजन है 225 टन का है। अब देखिए हुआ क्या, 25 साल बाद मोदी ने उससे बड़ा स्टैच्यू भारत में बना दिया। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 31 अक्टूबर 2018 को पीएम ने खुद इसका अनावरण किया, उद्घाटन किया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी यह दोगुनी लंबी है। 7 किलोमीटर की दूरी से यह दिखाई देती है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है और इसके पैर की हाइट 80 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इसके अंदर 2 लिफ्ट भी लगी हुई हैं, आपको बताऊं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर लोग घूमने जाते हैं, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यह इसकी खासियत, यानी प्रधानमंत्री ने जो सोचा था वो करके दिखा दिया। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन से मिलेंगे। यह तो प्रधानमंत्री के 30 साल पहले की तस्वीर आपको दिखा दी। 30 साल बाद जो मुलाकात होगी उसमें देश की तरक्की और विकास से जुड़ी बहुत सी डील होनी है। डील जो भारत की ताकत बढ़ाएगी। 30 साल पहले जो भारत था, आज के भारत में फर्क है। वही फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत में भी देखते हैं आप। और इस ताकत से कौन चिढ़ा है, कौन जल रहा है, आपको पता है? जो धमकी देने पर उतारू है। अगली तस्वीर दिखाई। चीन धमकी देने पर आ गया है। जिनपिंग और चीन कह रहा है कि बेशक अमेरिका से जितना मिलना है मिल लो, चीन के बिना काम नहीं चलेगा। यह रिपोर्ट देखिए सर। मोदी के अमेरिका दौरे से चीन ऐसा बौखलाया है कि अब वो सरेआम धमकी पर उतर आया है। उसने साफ साफ कह दिया है कि मोदी चाहे बाइडेन से कितनी भी गहरी दोस्ती कर लें, बिना चीन के भारत का काम नहीं चलने वाला। दरअसल दुनिया में मोदी का बढ़ता डंका देखकर जिनपिंग जल भुन गए हैं। इसलिए मोदी बाइडेन की महामुलाकात से पहले वो नए नए पैतरे अपना रहे हैं। साजिश और प्रोपेगेंडा से बात नहीं बनी तो ड्रैगन ने भड़काऊ बयान देने वाली चाल चली। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां से धमकी आ रही है। आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, ये है चीन का अखबार, सरकारी अखबार, जो लिख रहा है इंडिया, भारत जो है वो चीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। देख रहे हैं आप, ये कड़ी भी बना रखी है बीच में जिसमें लिखा है यूएस इंडिया मिल रहे हैं, बीच में चीन है। इसे डिकोड नहीं किया जा सकता। आइए आपको बताता हूं जरा कि आखिर क्या लिख रहा है चीनी अखबार। दरअसल जिनपिंग के को नींद उड़ी है। कल मैंने आपको दिखाया था तो सिर्फ जो बताया था वो आज हकीकत में बदल गया है। उनकी धमकियां ये बता रही हैं कि वो परेशान हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है चीन। ये जो मुलाकात हो रही है, मोदी के अमेरिका दौरे से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। सरकारी भोपू जो चीन का है, ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लगी है। भारत चीन कारोबार को बदल नहीं सकते। भारत अमेरिका व्यापार चीन की कहीं जगह नहीं ले सकता है। भारत दुनिया में सप्लाई के मामले में चीन को पछाड़ नहीं सकता है। भारत जितना ज्यादा अमेरिका को निर्यात करेगा, यानी भारत जितना माल अमेरिका को ज्यादा बेचेगा, उसे उतना ही ज्यादा चीन से कच्चा माल लेना पड़ेगा। अमेरिका की चाल को भांपना मुश्किल नहीं है। अमेरिका चीन की आर्थिक बढ़त धीमा करना चाहता है और अमेरिका की यह चाल सफल नहीं होगी। चीन ने यह कहा है। अपने हितों के लिए भारत को साध रहा है अमेरिका और भारत को चीन के सामने खड़ा कर रहा है अमेरिका। दुनिया में चीन की रफ्तार रोकने की कोशिश है। यह क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। यह चीन ने कहा। चीन पर दबाव बनाने के लिए दोनों साथ आ गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। चीन की जो हरकत है
चीन जिस तरह से नर्वस हो रहा है, ये नर्वसनेस ऐसे ही नहीं है, क्योंकि चीन को ये डर है दिमाग में कि मोदी और बाइडेन साथ आएंगे तो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, इसीलिए वो हमले कर रहा है। सुनिए जरा कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। मोदी की विजिट यूएस के लिए एक अपने आप में फिनोमिनल चेंज ला रही है पूरी दुनिया में। भारत के लिए तो गौरव की बात है ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी ने हमारे इंडिया यूएस रिलेशंस को एक नया टर्न दिया है, ये भी अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत बड़ी बात है। एक स्ट्रैटेजिक विन है, एक विजन है, और इसका जो नंबर 1 फर्क पड़ रहा है वो है चाइना पर, क्योंकि वहाँ बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से यूएस के करीब जा रहा है, वर्ल्ड में ख्याति पा रहा है, ये चाइना के लिए बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सही में जीपिंग साहब जो हैं प्रेसिडेंट चाइना के, उन्हें अगले 2-4 दिन नहीं, अगले 2-4 साल नहीं, 365 दिन आगे आने वाले सालों साल चिंता का विषय रहेगा। मैं आपको बताता हूं चीन की परेशानी क्यों बढ़ रही है। चीन की परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर लपेटकर भारत आ गई। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी को दिखा रही है। जिनपिंग केवल देख रहे हैं और सारा जो कंपनियां हैं वो अपना बैग पैक करके इंडिया में आ गई। चीन के में उत्पादन करने वाली कंपनियां भारत शिफ्ट हो रही। अमेरिका चीन तनाव के बाद से ही ये शिफ्टिंग शुरू हुई। कोरोना के दौरान भी कई कंपनियां चीन से निकल गईं। दुनिया की बड़ी कंपनी एप्पल ने भारत में स्टोर खोल लिए। आईफोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ टिम कुक खुद भारत आए और एप्पल रिटेल स्टोर का दरवाजा टिम कुक ने भारत में खोला। टेस्ला भी भारत की तरफ रुख कर चुकी है। 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने की तैयारी में हैं, जो अब तक चीन में हुआ करती थीं। ये कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण की हैं, जो भारत आना चाहती हैं। कपड़ा बनाने वाली कंपनियां भी भारत आना चाहती हैं। भारत आबादी के मामले में अब चीन से भी आगे बढ़ गया है। आबादी सबसे ज्यादा, मतलब खपत सबसे ज्यादा, दुनिया के लिए ग्राहकों का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है आज। सब चाहते हैं भारत में व्यापार करना। भारत में उत्पादन बढ़ने के अनुकूल हालात हैं। केंद्र सरकार भी विदेशी निवेश बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से बड़ी कंपनियों की पसंद हिंदुस्तान बन गया है। यह है चीन की टेंशन की वजह। यह है अमेरिका के लिए अच्छी खबर कि अमेरिका को भी भारत बाजार के रूप में खुला बाजार भी मिल रहा है और चीन से निपटने की ताकत भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया पीएम मोदी ने। इंटरव्यू एक अंग्रेजी अखबार को दिया पीएम मोदी ने, लेकिन उसमें जो बड़ी बातें की हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में चीन पर भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में इसके अलावा यूक्रेन पर भी बोला, अमेरिका पर भी बोला। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस इंटरव्यू में, उनका कहना है रूस यूक्रेन जंग पर यह पीएम का सबसे बड़ा बयान है। उन्होंने कहा भारत निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है भारत। साफ साफ पीएम ने कहा भारत शांति के समर्थन में और सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, न कि जंग से। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा, पीएम ने इंटरव्यू में कहा। चीन पर क्या कहा? चीन से ठीक रिश्तों के लिए सीमा पर शांति बहुत अहम है। अपनी संप्रभुता की रक्षा में भारत पूरी तरह सक्षम है। सबको अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना होगा। अपने सम्मान और अखंडता की रक्षा के लिए वो तैयार हैं। अमेरिका के लिए क्या कहा पीएम ने? अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के संबंध और बढ़ेंगे, गहरे होंगे। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं में एक दूसरे के लिए विश्वास बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही साझेदारी शानदार है। यूएनएससी की मौजूदा सदस्यता पर विचार बहुत जरूरी है। ये सारी बातें पीएम ने इंटरव्यू में कही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले, अब से कुछ वक्त में पहुंचेंगे, उससे पहले तैयारियां किस जोरों पर चल रही हैं वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं अमेरिका में जो भारतीय बच्चे हैं वो तिरंगा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तिरंगों से
पीएम मोदी का स्वागत होगा। अगली तस्वीर दिखाई, वॉशिंगटन की तस्वीर थी ये तस्वीर आप न्यू जर्सी की देख रहे हैं। यहां देखिए फूल मालाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बौछार होगी, उसके लिए बाकायदा फूल मंगाए गए हैं और तैयारियां चल रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वर्जीनिया की तस्वीर देख रहे हैं, बाकायदा गरबा और डांडिया देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं तो वो झलक भी अमेरिका में देखने को मिलेगी। अब जरा सुनिए, जो लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, पीएम को देखना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। आई वेलकम मिस्टर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, ओके, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट जो आज हम देख रहे हैं। वो एक मतलब हमने, हमारे पूर्वजों ने कोई सोचा होगा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, सपना था कि जब एक सुपर पावर हमारे देश को इतनी महत्व देगी, ठीक है, सिचुएशन चेंज। मोदी 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 जैसा हमारा गुजरात का मोदी, हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है। जो काम करते हैं के लिए, वो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसके लिए गर्व महसूस करती हूँ। और मुझे मेरा देश का बहुत बड़ा अभिमान है और मोदी जो कार्य करता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उसको ही आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। I have seen our Indian flag throughout the street and I'm so excited. लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूँ। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी, मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे में वहां के सीईओ से भी मिलेंगे। उन्हीं में से एक है एलन मस्क। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मस्क की तस्वीरें। इससे पहले पीएम जब गए थे तब मुलाकात हुई थी मस्क के साथ, एक बार फिर से मिलने वाले हैं। टेस्ला की जो गाड़ियां वो भारत में आ जाएं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है टेस्ला, मस्क की कंपनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे भी मिलने वाले हैं। देखिए जरा, कई सीईओ से मिलेंगे। इसमें जो मस्क होंगे, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। मस्क के ट्विटर संभालने के बाद मोदी की यह पहली मुलाकात है। भारत में टेस्ला कार की एंट्री को लेकर चर्चा हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है टेस्ला। टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है और पिछले साल टेस्ला से बात हुई थी लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। एक बार फिर मोदी से मस्क मुलाकात होगी इन दोनों की। मोदी मस्क के साथ कई और टॉप सीईओ से मिलने वाले हैं इस दौरान। उन्हीं में से एक हैं फाल्गुनी शाह, उनसे भी पीएम मुलाकात करने वाले हैं, सुनिए जरा। हमने पूछा था दिल्ली में आप हमारे साथ लिखोगे, और उन्होंने बहुत दिल से हाँ बोला था, तो हमने पकड़ लिया और फिर हमने बोला ओके तो आप अपना स्पीच भेजिए। फिर उन्होंने इस गाने के लिए खास एक स्पीच लिखा, मिलेट्स के लिए, किसानों के लिए, भूखमरे के लिए, सब लिखा, फिर भेजा। फिर हमने उसको म्यूजिक में सेट किया, मतलब उनकी जब स्पीच आई तब म्यूजिक में सेट किया। और फिर हमारे साथ 3 और लोगों ने भी इस पे काम किया है, कीनिया ऑटी, ग्रेग गोंजालेस एंड सौम्य चैटर्जी। इन लोग ने भी थोड़ा सा गाने में हमको मदद की है लिखने के लिए। आइए, प्रधानमंत्री जब लैंड होंगे अब से कुछ वक्त में तो सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, डूबा रेगिस्तान और बह गए सारे इंतजाम। तस्वीर एक एक दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये अजमेर की तस्वीर है, गाड़ी बह रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर देखिए अजमेर की। इतनी तबाही आई है, इतनी बारिश हो रही है कि पूरी की पूरी कार बह गई। देखिए, अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे तबाही के बाद क्या मंजर होगा। जो पेपर जो आया था वो गुजरात से राजस्थान में दाखिल हो चुका है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ियां बह रही, इतना पानी है कि गाड़ियों को बहाए लिए जा रहे हैं। ये अजमेर शहर के हालात हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये देखिए जरा, अजमेर में पानी की तीव्रता देखिए। ये अजमेर की तस्वीर है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, पानी, ऑटो फंसे, कार फंसी है, लोग खड़े हुए हैं, कोई और विकल्प नहीं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, निकलने के सिवाय कैसे निकले लोग। ये देखिए अजमेर की एक और तस्वीर है जिसमें बाइक बह गई है। तस्वीर में देखिए, पानी इतना तेज था कि बाइक बह गई, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है जगह जगह। ये पता चल रहा है कि तैयारियां भी पानी में इसी तरह से बह गई हैं। ये तस्वीरें अजमेर की स्थिति बयां कर रही हैं। अब आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, अजमेर दरगाह की।
जो लोग अजमेर दरगाह गए, ये देखिए दरगाह के बाहर कितना पानी भरा हुआ है। जो वहाँ ज़ायरीन पहुँच रहे हैं वो पैजामा चढ़ाकर पहुँच रहे हैं। देखिए ज़रा तस्वीरें, यहाँ खचाखच भीड़ रहती है, इतना पानी बरस रहा है कि कदम रखने की जगह नहीं। अगली तस्वीर जालौर की दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ट्रक पलट गए, इतना पानी है कि ट्रक पलट गए। देखिए जरा, सड़क के किनारे ट्रक आपको पलटे नजर आ रहे हैं। भीषण बारिश के बाद ये हालात हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ट्रक के ट्रक पलटे पड़े सड़कों पर। तो आइए आपको बताता हूं ये जो स्थिति बनी हुई है। दरअसल बिपर जो है तूफान जो आया पिछले दिनों, और बिपर जो है तूफान गुजरात से तो बढ़ गया, लेकिन देखिए कहां कहां पहुंचा गुजरात से आगे बढ़कर, और उसके बाद कहां कहां तबाही मचाई। देखिए सर, ये देख रहे हैं अरब सागर से उठा ये तूफान, अरब सागर से आगे गुजरात पहुंचा, गुजरात के बाद अब राजस्थान में तबाही मचा रहा है, हरियाणा में दाखिल होगा, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा, वेस्टर्न यूपी से, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश मुरैना तक पहुंच गया है तूफान। अब देखिए कितना बड़ा इलाका इसकी चपेट में है। एक बड़ा सवाल यह है कि गुजरात से तो गुजर गया, लेकिन शासन प्रशासन के जो इंतजाम थे वो सब धरे के धरे रह गए जब वो राजस्थान में पहुंचा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। तूफान आया तो तबाही, तूफान गुजरा तो तबाही, और जहां तूफान की आहट है वहां भी भारी घबराहट, क्योंकि अरब सागर से उठा तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अपने साथ बर्बादी और बवंडर ला रहा है। गुजरात में तबाही तूफानी हवाओं की शक्ल में थी, तो राजस्थान में बिपरजॉय जल प्रलय लेकर आया। राजस्थान में तूफान तो कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसका असर और खतरनाक हो गया। मॉनसून से पहले ही ऐसी बारिश होने लगी कि रेगिस्तान डूबने लगा और बह गए सारे इंतजाम। प्रशासन ने खुद ने हमारी व्यवस्था करी कि आप घर के अंदर अपने वाटर पार्क का एंजॉय करें और गर्मी का मजा लें। बस वाटर पार्क में एक कमी रह गई कि हमारे को जो बाकी सुविधाएं खाने पीने की वो उपलब्ध नहीं कराई है, उसकी और देरी है हमारी, वो दे दें तो हमारे को मजा आ जाएगा इस प्रशासन के साथ। प्रशासन ने खुद ने हमारी व्यवस्था करी कि आप घर के अंदर अपने वाटर पार्क का एंजॉय करें और गर्मी का मजा लें। बस वाटर पार्क में एक कमी रह गई कि हमारे को जो बाकी सुविधाएं खाने पीने की वो उपलब्ध नहीं कराई है, उसकी और देरी है हमारी, वो दे दें तो हमारे को मजा आ जाएगा इस प्रशासन के साथ। हम छत पे रह रहे हैं। अच्छा, पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम से कम 1-1.5 फुट पानी हो रहा है। सुन लिया आपने राजस्थान के लोगों को क्या हालात है बाढ़ बारिश से। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये जालौर की तस्वीर देख रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, ये शख्स फंसा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये लोगों को लेकर आ रहा है, दूसरी तरफ पानी का बहाव इतनी तेज है कि बह ना जाए। ये देखिए जालौर में पानी के हालात देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये जालौर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी का बहाव कितना तेज है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए बुलडोजर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर वैसे माफियाओं के अवैध इमारतें गिराता है, लेकिन ये देखिए बुलडोजर में आगे लोगों को बिठा रखा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको, और उसके बाद लोगों को पानी से निकाल कर ला रहे हैं। देखिए तस्वीर, और वो गाड़ी देखो ऑटोमेटिक, ये देखिए चलते ये साइड आ गई। लोग फंसे थे कहीं पर, लोगों को निकाल कर लाना था तो बुलडोजर भेजा गया। यानी बुलडोजर के आप उपयोग देख रहे हैं, यूपी में दूसरा है और राजस्थान में हालात इतने खराब है कि ये इस्तेमाल हो रहा है। चलते ये साइड आ गई, लोगों को आगे बुलडोजर का जो हुड है उस पर बिठाया गया और उसके बाद उसे उठाकर लोग लेकर आए हैं। और वो गाड़ी देखो भाई, उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत देखिए निकले हवाई सर्वेक्षण पर। उसके बाद उन्होंने देखा है कहां तक पानी भरा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है पानी पानी। ये हालात हैं राजस्थान में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बाड़मेर की। मैंने आपको अजमेर दिखा दिया, जालौर दिखा दिया, बाड़मेर देखिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर।
इससे आपको अंदाजा होगा कि बिपरजॉय। अब एक सवाल सबके जहन में है कि गुजरात में जहां ये कहा जा रहा था बहुत तबाही होगी, बहुत कुछ होगा, वहां तो संभाल लिया प्रशासन ने, लेकिन राजस्थान संभाले नहीं संभल रहा है। तूफान से राजस्थान कांप उठा है, रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं राजस्थान में अब तक कितना नुकसान हो गया है। अभी आगे भी बढ़ रहा है दूसरे राज्यों की तरफ तूफान। वो कितने तैयार हैं, वो कितने अलर्ट हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये रेगिस्तान है और बारिश के बाद रेगिस्तान में पानी भर गया और ऊंट भी डूब गए। बिपरजॉय तूफान से राजस्थान में तबाही मची है। 72 घंटे से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मॉनसून से पहले बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बाड़मेर, जालौर समेत 8 जिलों में बाढ़ आ गई। अजमेर में 100 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। भारी बारिश से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस थानों और अस्पतालों में पानी भर गया है। राजस्थान में जगह जगह सड़क पर नदियां बह रही हैं। बाढ़ से 4 बांध टूट गए और 20 से ज्यादा खतरे में। राजस्थान में तूफान का जहरीला असर भी दिख रहा है। बाड़मेर में 19 लोगों को सांपों ने डस लिया। जी हां, 19 लोगों को सांपों ने डस लिया क्योंकि बारिश हुई तो सांप बाहर निकल आए। सभी मरीजों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई, लेकिन सांप और कीड़ों से इलाके में खौफ फैल गया। बिलों में पानी भरने से सांप बिच्छू बाहर आ गए। बारिश और बाढ़ से राजस्थान में 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, जबकि भीषण बाढ़ से सैकड़ों लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग जगह जगह पानी में फंसे। हालांकि सीएम गहलोत बोले तूफान से किसी की मौत नहीं हुई। नदी नालों में डूबने से लोगों की जान गई है, गहलोत का कहना है। सुनिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जो आ रही हैं अजमेर से। ये देखिए जरा तस्वीर, अजमेर के हॉस्पिटल की तस्वीरें फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हॉस्पिटल की हालत देखिए, पूरा हॉस्पिटल पानी से लबालब। देख रहे हैं आप, पूरे हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, जो बता रहा है कि स्थिति कितनी खराब है। देखिए स्ट्रेचर पर मरीज लेटा है, आप देख रहे हैं बिस्तर बिछे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। ये अस्पतालों की हालत है राजस्थान में। देखिए कॉरिडोर में भी पानी है। अब अस्पताल में मरीज का इलाज कैसे होगा, सवाल ये है। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल ऐसा नहीं कि सड़कों पर पानी भरा है, अस्पतालों में पानी भरा है, स्कूलों में पानी भरा है, पानी लोगों के घरों में भी भरा हुआ है। यानी लोग तो यहां तक कह रहे हैं वाटर पार्क बना दिया है, खाने का इंतजाम और कर दें, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। कुर्सियां, सिलेंडर, बेड, फ्रिज, सब कुछ डूब गया है पानी में। डाइनिंग टेबल, सब कुछ पानी के अंदर है। देख रहे हैं आप, ये घरों के अंदर के हालात हैं। लोग अपने हालात पर रो रहे हैं, क्या आलम हो गया है, क्या तैयारी की थी प्रशासन ने। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं बड़े। हमारे सहयोगी अमरदीप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। खुद राजस्थान से हैं अमरदीप, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त स्थिति है क्या। ये हालात हैं घरों की, जहां पे स्थिति जो है आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जहां नजर आएगा वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर की किचन तक पानी पहुंच गया है, ये स्थिति है। और यहाँ पे अभी प्रशासन का कोई अमला मौजूद नहीं है। यहाँ स्थिति ये है कि घर में कौन कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे बैठेगा, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेडरूम की तस्वीरें दिखाइए एक बार। ये बेडरूम की तस्वीरें हैं, यहाँ आप देखेंगे जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यानी कि किचन, ये किचन का एरिया है। इस किचन के एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये किचन में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। और यहाँ लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी है। ये दूसरा बेडरूम दिखाइए, ये बेडरूम की दूसरे बेडरूम की तस्वीर है, जहाँ पे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी हैं क्योंकि प्रशासन बिपरजॉय तूफान से पहले अलर्ट क्यों नहीं हुआ। अस्पताल देखें तो वहाँ पानी है, सड़कों पर देखें तो पानी है, और या कॉलोनियों की बात करें, घरों की बात करें तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब 2 तस्वीरें और दिखाऊंगा आपको, उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाड़मेर का मंदिर है। मंदिर के अंदर पानी घुसाया, देख रहे हैं जैसे नहर आ गई हो मंदिर के अंदर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये बाड़मेर का मंदिर है, आप देखिए इतनी बारिश और तबाही का आलम है कि
देख रहे हैं आप, ये पानी मंदिर के अंदर जा रहा है। ये देखिए ऊपर से निकल रहा है पानी, ऊपर से ये सीढ़ियां हैं मंदिर को जाने वाली, इन सीढ़ियों से पानी होता हुआ द्वार से अंदर मंदिर परिसर के अंदर घुस गया है। ये बाड़मेर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब मैं आपको गुजरात लिए चलता हूं, क्या फर्क है दोनों राज्यों में। गुजरात में देखिए द्वारकाधीश मंदिर है और ये तूफान की तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। तूफान यहीं आया, द्वारकाधीश मंदिर में रात 12 बजे पूजा चल रही थी। सवाल यह है कि गुजरात बच गया कैसे और राजस्थान डूब गया। अब सभी के जहन में यह सवाल है कि गुजरात में ऐसा क्या किया गया, कौन सी तैयारी की गई, वो राजस्थान में क्यों नहीं की गई। देखिए जरा, हुआ ये कि अभी आपके सामने दो तस्वीरें। तूफान का सबसे ज्यादा खतरा कहां था? गुजरात में। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान टकराया, तूफानी हवाएं चली और भारी बारिश भी हुई, लेकिन जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हजारों पेड़ और बिजली के खंभे जरूर गिरे। इसके अलावा जिससे करीब 5000 गांव में बिजली ठप हुई। 2 दिन में ही हालात पहले से बेहतर हो गए, ज्यादातर जगह बिजली और ट्रैफिक बहाल हो गया। उसके बाद गुजरात से आपदा के वक्त बेहतर प्रबंध किए गए। राज्य सरकार और एजेंसियां केंद्र के संपर्क में रही। इस दौरान एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमों की समय पर तैनाती की गई। 1 लाख लोगों को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब गुजरात में क्या हुआ? गुजरात के बाद तूफान का खतरा राजस्थान पर था। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट पहले से जारी किया था, लेकिन ज्यादातर जिलों में हालात बेकाबू दिखे। अजमेर के अस्पतालों तक में पानी भर गया था। वार्ड में पानी के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल जैसी जगहों पर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? कई जगह बिजली और खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। भारी बारिश का अलर्ट था, फिर बांध नहर कैसे टूटे? क्या शासन प्रशासन ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया? क्या सरकार इस भरोसे बैठी रही कि रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आएगी? समय रहते जल निकासी का सही प्रबंध क्यों नहीं किया गया? एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती में भी देरी के आरोप लग रहे हैं। आपदा के बीच सक्रियता से ज्यादा लापरवाही दिखी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजमेर की मेयर जहां सबसे ज्यादा तबाही आई है। बाकी तो जो कुदरत का जो है वो तो आप देखिए, पूरे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है दुनिया भर के अंदर। मौसम का मिजाज बदल रहा है। गर्मी के वक्त में जब बरसात आनी होती है तो कभी देरी जाती है, पहले आ जाती है। मानसून का पूरा जो है अप्रोच बदल गया है। संकट की घड़ी है तो संकट की घड़ी में तो क्या तो कांग्रेस क्या बीजेपी, सब पार्टियों मिलकर सेवा करनी चाहिए पब्लिक की। देखिए, प्रशासन कान में तेल डाल के सो रहा था। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि बार बार कह रहे थे कि जब विपर्यय का आपदा का रेड अलर्ट आ गया है तो आप तुरंत आना से करके गेट खोल के कुछ पानी को कम करिए, जिससे कि आने वाला पानी इसमें वापस सेटल हो सके। लेकिन उन्होंने वो प्रयास नहीं किए। उसका दुष्परिणाम है कि आज नीचे की जो बस्तियां हैं वो जलमग्न है। खानपुरा का तालाब पूरा भर चुका है। आना सागर का लेवल सड़क के लेवल से ऊपर आ गया है। घरों में पानी अंदर है। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी भी प्रशासन नहीं चेता है। प्रशासन अब गेट खोलता है तो मरने की स्थिति है निचली बस्तियों में कि पानी जाकर के वहां जमा हो जाएगा। यहाँ का पानी निकालना है तो वो वहां पर गेट खोलना जरूरी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की लापरवाही साफ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं का सफाया हो गया। अब बारी है गैंग्स ऑफ गोरखपुर की। योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ ने अब गोरखपुर में सफाई अभियान शुरू किया है। गोरखपुर में बहुत से गैंग्स चल रहे हैं। तस्वीर दिखाइए अगली। ये आप देख रहे हैं, इनमें राकेश यादव, विनोद उपाध्याय और अजीत सिंह, ये गैंग्स ऑफ गोरखपुर है। वहां भी बड़े बड़े माफिया हैं। इन सब पर योगी ने एक्शन शुरू किया और आज एक्शन हुआ राकेश यादव पर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये राकेश यादव के घर पर बुलडोजर चल रहा है। योगी का बुलडोजर आप देख रहे हैं। 2-2 बुलडोजर लगाए गए और राकेश यादव की अवैध संपत्ति को गिरा दिया गया। गोरखपुर में यह एक्शन हो रहा है उन सब पर जिनके गैंग गोरखपुर में चलते हैं। राकेश यादव की संपत्ति। अगली तस्वीर दिखाई। विनोद उपाध्याय की घर को गिराया योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले। अवैध संपत्ति थी। जो भी माफिया गोरखपुर में, सबकी क्लास लग रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
और ये विनोद उपाध्याय का आप देख रहे हैं सारा सामान पहले बाहर निकाला गया, उसके बाद एक्शन हुआ है। उनके घर का सारा सामान निकालने के बाद अवैध संपत्ति गिरा दी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अजीत सिंह की। अजीत सिंह की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और उनके घर को बुलडोज कर दिया है। तो योगी का अगला एक्शन है गैंग्स ऑफ गोरखपुर का सफाया। रिपोर्ट देखिए जरा। गैंग्स ऑफ गोरखपुर पर योगी आदित्यनाथ की नजर है। अब गोरखपुर से माफियाओं का नाम मिटा देंगे योगी। योगी ने बना ली है अपने क्षेत्र गोरखपुर के माफियाओं की पूरी लिस्ट। अब योगी ने अपना टारगेट गोरखपुर बनाया है। योगी सीएम होने के साथ साथ गोरखपुर के गोरक्षनाथ के महंत भी हैं, तो योगी के टारगेट पर गोरखपुर के माफिया हैं। पूरे गोरखपुर के माफियाओं में खलबली मची है। माफिया जमानत रद्द कराकर जेल जा रहे हैं, तो किसी के अवैध मकान और अवैध धंधों पर योगी का बुलडोजर दहाड़ सुना रहा है। अब आपको बताने जा रहा हूं गैंग्स ऑफ गोरखपुर में कौन कौन है। गैंग्स ऑफ गोरखपुर में जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। आइए, पूरी जो लंबी लिस्ट है इसमें 4 बड़े नाम हैं जिनसे आपका तारुफ कराऊंगा। योगी की पहली कोशिश है इनको निपटाना। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये सारे नाम देख रहे हैं। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं इनमें ज्यादातर जेल में है क्योंकि सब योगी के निशाने पर है। सबसे पहले पहला नाम गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में नाम है इनका। हत्या, धमकी, आर्म्स एक्ट समेत 52 केस हैं। यूपी के कई जिलों में अपराध को अंजाम दिया है। योगी के डर से जमानत रद्द कराकर जेल गया। फिलहाल जेल में बंद है राकेश यादव। जेल जाने के बाद माफिया की संपत्ति की जांच चल रही है। जांच में राकेश की अवैध संपत्ति की जानकारी मिली है। बिना नक्शा पास कराए राकेश यादव ने घर बनाया। पुलिस और प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अगला नाम देखिए, गोरखपुर की टॉप माफिया लिस्ट में शामिल है। हत्या, रंगदारी समेत 35 मुकदमों में आरोपी है। गोरखपुर में बैंक की वसूली का काम करता था और बैंक की लोन ना देने पर गाड़ी उठा लेता था। पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और करीब 15 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चल गया है। 15 साल से अवैध कब्जा खाली कराया गया। हेरा फेरी से मां पत्नी के नाम सरकारी जमीन कराई थी। अगला नाम देखिएगा, गोरखपुर के टॉप माफियाओं में इनका नाम भी है। लूट और हत्या में नाम है। पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल जेल में बंद है सुधीर सिंह और 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। सुधीर की लग्जरी गाड़ी, एल्युमिनियम फैक्ट्री भी जब्त कर ली गई है। जमीन और बैंक खाते सील कर दिए गए। सुधीर और पत्नी के नाम 4 बैंक खाते सीज हुए। इससे पहले भी 2.5 करोड़ की संपत्ति पर चाबुक चला है। एक और नाम है गोरखपुर के गैंग में, 50,000 का इनामी है विनोद उपाध्याय। विनोद उपाध्याय 36 संगीन केस दर्ज है इन पर। पिछले 3 हफ्ते से विनोद फरार चल रहा है। बस्ती, कानपुर, लखनऊ में तलाश हो रही है इसकी। दावा है कि विनोद भी कोर्ट में सरेंडर से जुगाड़ लगाना चाहता है। प्रशासन ने अवैध संपत्ति पर एक्शन शुरू कर दिया। 17 जून को अवैध घर पर बुलडोजर चला और घर से टीवी, फ्रिज, एसी सब बाहर निकाल दिया गया। 5 करोड़ की जमीन से माफिया का कब्जा छुड़ाया गया है और उससे पहले भी विनोद उपाध्याय पर एक्शन हो चुका है। आइए अब आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा एसपी नॉर्थ गोरखपुर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। ये जीडीए द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इस पे 52 मुकदमे करीब हैं, सबसे बाहर के भी हैं, कुल मिला के 52 मुकदमे।